Good afternoon, everyone, and welcome to this class for SZ700. But as discussed earlier, when we had introduced ourselves, and I have actually taken you through the topic that I'm going to cover in SZ700. If you remember that I told you that we will start from the very basic, even though Akash is already having an experience on Azure platform, is already working in Azure platform, and Uma, you have already completed AZ305. But still, I will take you through the one class I will dedicate only for the fundamentals of cloud, and then from the next class onward, I will start discussing about the network and networking basic. Maybe two more classes will be required for discussing about network basic. And after that, we'll start the first sub module of the first module. ठीक है? तो आज वाला बेसिकली थोड़ा इंटरैक्टिव मोड में हम लोग लेंगे where we will discuss about the fundamentals of cloud and cloud computing along with Azure and the different kind of services Azure का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो मेरा पहला वाला सवाल है द फर्स्ट क्वेरी टू द ग्रुप कि हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन क्लाउड आप क्लाउड को कैसे डिफाइन करोगे आप क्लाउड को कैसे वर्णन करोगे व्हाट इज अ क्लाउड और यू कैन से व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग देखते हैं कौन आंसर देते हैं आकाश उमा इवन शुभम यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट एनीथिंग दैट इज कमिंग इन योर माइंड यू कैन टेल फाइन वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग वो तो बाद में दिखा जाएगा सो विल बी द वॉलेंटियर उमा या So आकाश this is the Cloud computing or cloud. हाँ उमा बोलो बोलो As per my understanding, cloud is a provider where we have existing infrastructure, हम्म where we already had a network infrastructure. But with the with the evolution of technology, provider has came into the picture to reduce the infrastructure and मतलब पहले 15 स्विचेस एंड राउटर्स की जगह के अभी हम क्लाउड के हेल्प से 2 स्विच या 2 राउटर से भी हमारा काम चल सकता है एंड दैट इज डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ क्लाउड which is where we can upload and which is kind of a lease line which we can take and we can borrow for some time and we can अच्छा मैं work एक on चीज it. थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ बेसिकली व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग दैट इज द यूजर्स ऑफ क्लाउड मैंने यूजर्स पूछा नहीं मैंने प्लेन एंड सिंपल डेफिनेशन पूछे है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग उसके बाद तो उसका डेफिनेशन क्या है सॉरी उसका यूटिलाइजेशन क्या है वो तो बाद में देखेंगे मैंने पहले पूछा कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या So cloud computing is a technology where we can use network virtualization, where we can have one resource inside the another resource, like resource within resource, and virtual machines, containers, and all these things are uh, came अपने अभी with बोले the रिसोर्स विद इन ए रिसोर्स मगर रिसोर्स विद इन ए रिसोर्स वो तो कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी है उसको तो हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन yeah है ना उसको तो हम लोग yes बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन अगर हम किसी रिसोर्स के अंदर और एक रिसोर्स चला सकते हैं तो जो टेक्नोलॉजी हमको एक रिसोर्स के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ और एक रिसोर्स चलाने को देता है तो उसको तो हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन तो क्लाउड क्या है चलो आकाश के पास चलते हैं आकाश का भी शायद कुछ आंसर होगा एक बार आकाश से भी सुन लेते हैं yes sir. It's a kind of IT resources that we can use it with the pricing of pay as you go mode, where we can use it whenever we need it. So there are many services in this cloud computing that we आकाश don't आप have भी to उमा buy की it. तरफ उसी तरफ जा रहे हो यूटिलाइजेशन मैंने आपसे यूटिलाइजेशन पूछा नहीं मैंने पूछा कि ये क्लाउड है क्या
अभी आंसर में मेरे को इसके साथ जुड़े हुए सर्विस, इसके यूटिलाइजेशन यहाँ से शुरू किए हो। जैसे अगर कोई आपको पूछेगा कि आकाश ये रसगुल्ला क्या होता है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा? मिठाई। मिठाई, है ना? अब तो उसका बनाने का जो प्रक्रिया है, कितने किस्म का रसगुल्ला होता है। छोटा है तो उसका नाम है रसगुल्ला, बड़ा होगा तो उसका नाम बंगाली लोग बोलते हैं राजभोग। आप ऐसा करके तो नहीं बोलोगे ना, आप एक सिंगल लाइन आंसर दोगे कि ये एक मिठाई है, ज्यादा से ज्यादा ये एक मिठाई जिसमें रस होता है, सूखा वाला नहीं। ऐसा ही बोलोगे ना? तो मेरे को कुछ ऐसा ही डेफिनेशन चाहिए। Sir, cloud computing is a kind of uh, computing service है sir, cloud. हाँ ठीक है, सर्विस मान लिया, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस। फिर Yeah. और थोड़ा, और थोड़ा दिल Uh, नहीं भरा। Sir, we can use that cloud like without buying and without owning the physical things. If whenever we need, we can just use it अच्छा, by giving the price of the time. मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ। हाँ, मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ। उमा ने एक पॉइंट बोला, आपने और एक पॉइंट बोला। मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ। हाँ, फिर बाद में आप दोनों ने जो पॉइंट बोला उसको मैं मिला के कोशिश करूंगा इसका डेफिनेशन देने का। बोलते रहो। आपने अभी बोला कि हमको जो चीज चाहिए मैं इसको आसानी से मिल जाता है विदाउट परचेजिंग इट। सर नेटवर्क सर्विसेज का प्रोवाइडर है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, आता हूँ आता हूँ आता हूँ। चलो एक प्लेन एंड सिंपल डेफिनेशन। अच्छा शुभम, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट? ओके सर, ओके। तो आपका हिसाब से क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? पता है आपको I will try, sir. डेफिनेशन? Cloud computing is a type of service, means where we can fetch the where we can get the essential service such as web page development or overall network infrastructure, data center infrastructure, everything on the cloud hosted such as AWS, VM, and Azure, rather than going for a physical and to service like that. चलो शुभम भी एक पॉइंट बोले, तो अगर मैं सारे पॉइंट को इकट्ठा करके एक सिंगल डेफिनेशन बनाने का कोशिश करूं, तो लुक एट दिस डॉक्यूमेंट दैट आई एम आल्सो हैविंग। ठीक है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूट रिसोर्स। देखो आप लोगों ने हर कोई इसके ऊपर फोकस किए हो, है ना? Yes, हर sir. कोई इसके ऊपर फोकस किए हो। अब अगर हम बोले कि कंप्यूट रिसोर्स क्या है, तो आप बोल सकते हो कि कंप्यूट रिसोर्स सर्वर हो सकते हैं, है ना? नेटवर्क हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, इवन द एप्लीकेशंस दैट वी आर यूजिंग, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द कंप्यूट रिसोर्स। ठीक है? ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूट रिसोर्स थ्रू अ शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेस, जहां पे एज ए यूजर वी डोंट हैव एनी एक्टिव मैनेजमेंट एक्टिविटी। और कैसे मिलते हैं? ओवर द इंटरनेट। इसको मैं ऐड कर देता हूं, ओवर द इंटरनेट। ठीक है? So cloud computing is the on-demand availability of the compute resource through a shared pool of resources without the direct active management by the end user over the internet. देखो तो ये पॉइंट आप लोगों ने जो जो बोलने का कोशिश किए, सब कुछ कवर हुआ या नहीं? Yes, sir. हुआ ना? क्योंकि जो रिसोर्स हमको दिए जाते हैं थ्रू क्लाउड, उसके ऊपर तो हम लोगों का डायरेक्ट कोई एक्टिव मैनेजमेंट वाला फंक्शन नहीं होता है। और कैसे मिलते हैं? मिलते हैं ओवर द इंटरनेट। और क्या मिलते हैं? कंप्यूट रिसोर्स, चाहे वो सर्वर हो, नेटवर्क हो, या स्टोरेज हो, इवन एप्लीकेशन हो, कुछ भी जो नॉर्मली हम लोग अपना ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट में खुद खरीद के डिप्लॉय करके चलाते हैं, वही अगर इंटरनेट में ऑन डिमांड हमको मिलते हैं, सीधा बोले तो ऑन रेंट, वही है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। और जिस ऑर्गेनाइजेशन मेरे को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्लाउड प्रोवाइडर या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जैसे
शुभम ने कुछ नाम लिया, एडब्ल्यूएस, सॉरी अमेजन, उसका प्रोडक्ट है एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल है, जैसे गूगल पब्लिक क्लाउड, वैसे और भी है, अलीबाबा क्लाउड है, ठीक है, डिजिटल ओशन है। मगर सच बोले तो ये पूरा जो क्लाउड मार्केट है ना, इसमें सिर्फ दो ही लीडर है, एक है माइक्रोसॉफ्ट और एक है अमेजन। 90% of the cloud market is being dominated by these two giants, और बाकी जो 10% बचे हुए हैं उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है गूगल। हाँ, गूगल खुद एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मगर रहा सवाल एज ए क्लाउड प्रोवाइडर, तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट या एज्योर का जितना डोमिनेंसी है उतना गूगल का नहीं है। अब एक चीज है कि ये why people are inclining towards the cloud, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, चाहे एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, why peoples are inclining to the cloud? सच बोले तो everybody whether they are an IT person or not, some way or somehow they are already has become a part of the cloud। पता कैसे? आप कोई हार्डकोर आईटी पर्सन नहीं हो, आईटी के साथ आपका दूर तक कोई रिश्ता है नहीं, फिर भी आप क्लाउड के साथ जुड़े हुए हो। पूछो कैसे? ये जो आप स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हो, स्मार्टफोन के जरिए आप रेगुलर मेल चेक करते हो, ठीक है, स्मार्टफोन के जरिए आप आपका फोन का बैकअप रखते हो। कहा? नहीं, हम तो गूगल में बैकअप रख दिया, मेरा फोन गूगल के साथ कनेक्टेड है और मैं गूगल ड्राइव में इसका बैकअप रखता हूँ। या आप बीच बीच में नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो में जाके, ठीक है, फिल्म देखते हो। ये जो सारे एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो ना, दे ऑल एक्चुअली रन इन क्लाउड। तो छोटा सा एक क्लाउड सभी का जिंदगी में है। तो क्या बेनिफिट देता है क्लाउड? सबसे पहले तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि एज ए यूजर हमको एक्सपेंसिव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का कोई जरूरत पड़ते ही नहीं है। नो नीड टू बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लेस पावर कंजम्पशन एंड मिनिमम आईटी एक्सपर्ट, फिर भी हमको अपना एक डेटा सेंटर मिल सकते हैं ऑन रेंट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एकदम ही छोटा सा। मानो कि हम लोग एक स्टार्टअप कंपनी खोलने वाले हैं जिसमें वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट, और हम लोग चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करें। तो सबसे इजियर वे ऑफ एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट इज, अगर हम लोग इंटरनेट में एक वेबसाइट खोल दे, उसमें अपना प्रोडक्ट का डेफिनेशन दे, डिटेल्स दे, कॉस्टिंग कैसे मिलेगा सब दे, तो धीरे 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 हम लोग के पास कस्टमर आना शुरू हो गए। तो वही वेबसाइट को होस्टिंग करने के लिए, इफ आई वांट द टोटल कंट्रोल ओवर माई सेल्फ, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा जाएंगे बाजार, बाजार से जाके एक सर्वर खरीदना है, क्योंकि वेबसाइट होस्टिंग करने के लिए सर्वर होना जरूरी है। और सिर्फ सर्वर यानी कि मशीन खरीदने से तो नहीं होगा, सर्वर को चलाने के लिए मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर वेबसाइट को होस्टिंग करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो रन टाइम एनवायरनमेंट बनेगा उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर चाहिए। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हमको खरीदना पड़ता है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर तो हमको इंटरनेट से फ्री मिल जाते हैं, हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। फिर उसका लाइसेंस का चक्कर है, परमिशन लाइसेंस का चक्कर है, हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और हर एक के पीछे देखो यू हैव इन्वेस्टमेंट, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अगर आप इन हाउस सर्वर से आपका वेबसाइट होस्टिंग करने का प्लान कर रहे हो। वही रहा सवाल, अगर हम लोग क्लाउड में स्विच हो जाए, तो क्लाउड सर्विस चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो या अमेजन का हो या गूगल का हो,
दे प्रोवाइड मी अ काइंड ऑफ कंप्यूट सर्विस जिसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। हाँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग अ वर्चुअल मशीन। हम अपना पसंदीदा हार्डवेयर के साथ एक वर्चुअल मशीन डिमांड कर सकते हैं। क्या आप आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके मेरे को एक मशीन बना दोगे जिसका एक्सेस मेरे को ओवर द इंटरनेट होगा? वो लोग खुशी खुशी आपको बना देगा वो मशीन। और उसके ऊपर जो एक्टिविटी आप खुद मशीन को खरीदते हुए उसके ऊपर करोगे, वही एक्टिविटीज आप इस मशीन के ऊपर लागू करो। ठीक है, वही एक्टिविटी आप इस मशीन के ऊपर करो। ठीक है, करके अपना वेबसाइट को होस्टिंग करो। और वो सर्वर दैट इज ऑलरेडी एन इंटरनेट फेसिंग सर्वर, इसलिए आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी सोचने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वो मशीन को होस्टिंग करोगे फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म, वो इंटरनेट से भी एक्सेसिबल होगा। मगर देखो यहाँ पे ना, मेरा इन्वेस्टमेंट है जीरो। मेरे को तो कोई मशीन खरीदने का जरूरत पड़ा नहीं। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है, ये क्लाउड प्रोवाइडर हमको मशीन प्रोवाइड करते हैं, मगर उसके लिए कोई एडवांस मांगते नहीं है। तो देखो, शुरू करने के लिए मेरे को एक भी पैसा इन्वेस्ट करने का कोई जरूरत पड़ता नहीं है, कि क्लाउड प्रोवाइडर जो लोग हैं ना, मोस्ट ऑफ देम दे गो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। आप कंजम्पशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल बोले तो पहले आप कंज्यूम करो, उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास एक बिल आएगा एज पर योर कंजम्पशन, और उसको आप भर दो, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग तो कोई एडवांस पेमेंट करते नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग फैन चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, एसी चलाते हैं, और जैसे जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं उसी हिसाब से मीटर घूमते हैं। और एट द एंड ऑफ द मंथ मीटर रीडर आके मीटर रीड करके हमको जो बिल देते हैं, मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको बिल पे करना पड़ते हैं। बस वही कंसेप्ट इसमें चलता है। फाइन। सो विथ ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट वी कैन बिल्ड आवर ओन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये काफी सिंपल है, ये काफी सिंपल, because it gives us the provision for a vast resource change very fast, less admin and maintenance job. ये हमें स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमको स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब स्केलिंग का मतलब क्या है? स्केलिंग का मतलब है कि एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द पावर और कैपेसिटी, या एबिलिटी टू इंक्रीज द नंबर और डिक्रीज द नंबर एज पर द लोड। अगर हम पावर को एक्सपेंड करते हैं, जैसे हमारे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप में 4 GB रैम है, और हम जो काम कर रहे हैं वो 4 GB रैम से नहीं होगा, तो हमको उसको बढ़ा के 8 GB या 16 GB करना पड़ेगा। तो अगर हम अपना रैम, लैपटॉप का रैम बढ़ा के 16 GB कर दिया, तो दिस काइंड ऑफ स्केलिंग इज कॉल्ड अ वर्टिकल स्केलिंग। उसमें मेरा रिसोर्स का कोई चेंज नहीं हुआ, मगर इसका पावर चेंज हो गया है। अगर उल्टा करें, उल्टा, यानी कि 16 GB था, मगर मैं जिस किस्म का काम करता हूं उसमें 16 GB रैम का जरूरत है ही नहीं, 4 GB काफी है। सो आई एम टेकिंग आउट द 12 GB ऑफ मेमोरी फ्रॉम माई लैपटॉप। ये भी वर्टिकल स्केलिंग है। जब हम बढ़ा दिया तो वो है स्केलिंग अप, जब हम घटा दिया तो इसको बोलते हैं स्केल डाउन, स्केल अप एंड स्केल डाउन। मगर हॉराइजेंटल स्केलिंग में हम लोग नंबर के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे एक मशीन है, उसका लोड कैपेसिटी है 10, मगर मेरा पास फिलहाल लोड है 50 का, तो एक मशीन से तो संभाला नहीं जाएगा। तो आई कैन आस्क फॉर 4 एक्स्ट्रा मशीन, ताकि 10 10 10 करके लोड को हम टोटल 5 मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। अब जब काम खत्म, मेरे को तो वो एक्स्ट्रा मशीनों की कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, एक मशीन ही काफी है। अचानक लोड बढ़ गए थे, इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा मशीन लेना पड़ा। तो ये जो हमने मशीन का संख्या बढ़ा दी, दैट इज हॉराइजेंटल स्केलिंग। और बाद में जब इसका संख्या घटा दी, क्योंकि जरूरत नहीं है, इसलिए आई हैव रिड्यूस द नंबर,
and that is also part of horizontal scaling. Or horizontal scaling में when we are increasing the number, that is referred to as scale out, and when we are decreasing the number, that is referred to as scale in, scale out and scale in. और क्लाउड में ये स्केलिंग फंक्शन काफी आसानी से होता है, जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हमको अगर मेरा लैपटॉप का रैम बढ़ा के 16 करना है अभी, वो तो अभी हो जाएगा। I will call up a technician, he will come, he will open my laptop and will add 12 GB of extra memory, and my laptop will now start working with 16 GB. अगर 2 महीने के बाद मेरा जरूरत खत्म हो गए और मेरे को फिर वही पुराना 4 GB वाला लैपटॉप चाहिए, कैन आई आस्क दैट पर्सन टू टेक आउट द मेमोरी एंड रिटर्न मी बैक द मनी? ठीक है, आप थोड़ा सा पैसा काट के मेरे को पैसा वापस दो। करेगा कभी वो? जिंदगी में नहीं करेगा। मगर यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। अगर मैं एक सर्वर का जरूरत है, मगर लोड बढ़ गए तो बाजार से दूसरा सर्वर खरीद के लाए और उसको भी चलाए, 3 महीना चलने के बाद मेरा लोड हट गए, घटने के बाद मेरे को एक सर्वर से ही काम बन जाते हैं। तो अगर मैं फिर वो सर्वर को लेके वेंडर को बोला भाई आप सर्वर को वापस ले लो, मेरे को जरूरत नहीं है और कुछ पैसा वापस दो, वो करेगा क्या? बिल्कुल ही नहीं करेगा। और वो सर्वर मेरा घर में बैठ बैठ के खराब होते रहेगा। मगर क्लाउड में ये एक्टिविटी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो विद इन अ सेकेंड, दैट इज ऑल्सो विद इन मिनट्स, दैट इज ऑल्सो विद इन मिनट्स। अगर बढ़ाने का जरूरत पड़े तो फटक से बढ़ जाएगा, अगर घटाने का जरूरत पड़े तो फटक से घट जाएगा, बिना कोई पूछे। एंड समटाइम दैट कैन ऑल्सो बी डन इन एन ऑटोमेटेड वे, दैट इज कॉल्ड ऑटो स्केलिंग। क्लाउड काफी रिलायबल है, पता क्यों? क्योंकि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, they provide us the cloud computing service not from a single data center from one location, rather they have their data center set in multiple location in the globe. ये दुनिया में अलग अलग जगह पे वो लोग अपना डेटा सेंटर को डिप्लॉय करके रखे हैं, जहां से वो हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड दे यूजुअली हैव सम सॉर्ट ऑफ इनबिल्ट रिडंडेंसी। जैसे अगर हमने एक रिसोर्स मांगे है तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, हमने जिस डेटा सेंटर को चुने हैं वहां पे तो अपना रिसोर्स बना के मेरे को देगा, मगर कोई अल्टरनेट डेटा सेंटर में उसी का ही एक कॉपी रख देगा। ठीक है, उसी का ही एक कॉपी रख देगा, ताकि अगर जिस डेटा सेंटर से मेरे को अपना रिसोर्स का एक्सेस मिल रहे हैं, अगर बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटी एंड अदर्स वो अचानक मेरे हाथ से गायब हो जाए, तो भी आई डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर मेरा रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करके वो जो रिडंडेंट लोकेशन है वहां पे भेज देगा, जहां से आई कैन गेट द सर्विस इन एन अनइंटरप्टेड वे। तो बढ़ा दिया ना रिलायबिलिटी। So cloud, they provision to mirror data in multiple redundant location and also uses all sort of standards to provide data application and infrastructure security. मतलब इसको डिजास्टर रिकवरी भी बोल सकते हैं? हाँ, it's a kind of disaster recovery. It's a kind of disaster recovery. मगर everything that is having some cost, याद रखना, ये तुम्हारे ऊपर। अगर तुम चाहते हो तो it is available है, अगर तुम बोला मेरे को उतना पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगा, समझे ना? अगर तुम बोलते हो कि मेरे को मेरा सर्विस इतना इंपॉर्टेंट है कि आई नीड कि मैं ये सर्विस, तो फिलहाल मैं इंडियन हूं और मेरा कंपनी भी इंडिया में है, इसलिए मैं रिसोर्स इंडिया में बनाना चाहता हूं, मगर किसी प्रॉब्लम के कारण अगर इंडिया से सर्विस अचानक और टेम्पोररी बंद हो जाता है, बट आई नीड द सर्विस टू बी अवेलेबल,
मे बी आई कैन वेट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, मगर 10 मिनट के भीतर मेरे को वो सर्विस वापस चाहिए। दैट इज देयर, दैट इज देयर। क्लाउड प्रोवाइडर विल प्रोवाइड यू द सर्विस, मगर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यू आर आस्किंग समथिंग एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मांगोगे तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अगर नहीं मांगोगे तो देना नहीं है। साइड बाय साइड 2 पर्सन, एक बोला नहीं आई एम रेडी, अगर आपको 3 दिन के बाद भी सर्विस मिलेगा ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोला 3 दिन, मैं ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक वेस्ट कर सकता हूँ, मैक्सिमम 15 मिनट, बट विद इन 15 मिनट्स आई नीड माई सर्विस बैक। वो बोलेगा सर इसके लिए भी हमारे पास एक पैकेज है, आप इसको ले लो, मगर ये हाई प्राइस्ड है, और वो जो एक्स्ट्रा प्राइस आप दे रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? रिलायबिलिटी, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। ये जो अभी आपने बोला ना डिजास्टर रिकवरी, यू आर गेटिंग द डिजास्टर रिकवरी। मेरे को नहीं चाहिए डिजास्टर रिकवरी तो मैं कम दूंगा, आपको चाहिए डिजास्टर रिकवरी तो आप ज्यादा दो। और क्लाउड का सबसे बड़ा बात क्या है पता? यू कैन गेट इट एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। क्यों? ये सारे सर्विस जो नॉर्मली पार्ट ऑफ द कंप्यूट सर्विस है, वो नॉर्मली हम लोग अपना खुद का डेटा सेंटर से लेते हैं। अगर कोई कंपनी अपना खुद का डेटा सेंटर बनाता है, अपना डेटा सेंटर के जरिए ही तो वो आईटी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं ना। सर्वर का एक्सेस, एप्लीकेशन का एक्सेस, नेटवर्क का एक्सेस, स्टोरेज का एक्सेस, सब कुछ अपना डेटा सेंटर से देते हैं। मगर वो डेटा सेंटर से सर्विस को लेने के लिए आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट डेटा सेंटर। अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा ऑफिस का नेटवर्क में ही तो वो डेटा सेंटर भी लगे हुए हैं। और अगर मैं ऑफिस के बाहर से उसका एक्सेस लेना चाहता हूं तो मेरा डेटा सेंटर में रिमोट एक्सेस का सुविधा होना चाहिए, जैसे वीपीएन। ठीक है, अगर मेरा ऑफिस वीपीएन सपोर्ट नहीं करते हैं और आई एम ऑन टूर एंड इमीडिएटली आई नीड टू गेट एक्सेस टू माई फाइल सर्वर, जहां पे मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बना के रखे हैं जिसको मेरे को कस्टमर को दिखाना है, विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट? नो, नहीं है, क्योंकि मैं होटल रूम में बैठ के अपना डेटा सेंटर का जो फाइल सर्वर है उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मगर क्लाउड में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो सर्विस हमको इंटरनेट के जरिए ही मिलते हैं। तो अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आई कैन अवेल each and every service that I am requesting from the cloud platform to provide me and can get them access over the internet। चाहे मैं इंडिया में हूं, चाहे मैं यूएस में हूं, चाहे मैं कनाडा में हूं, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, कहीं पे भी हूं, वही सर्विस जो मैं इंडिया में बैठ के पाता हूं वही सर्विस मेरे को ऑस्ट्रेलिया में भी बैठ के उपलब्ध होगा, वही सर्विस मेरे को यूएस में बैठ के उपलब्ध होगा, वही सर्विस मेरे को इंग्लैंड में बैठ के भी उपलब्ध होगा, वही वाला सर्विस। तो यहाँ पे मैंने जस्ट कुछ पॉइंट्स बोले हैं। अगर आप इंटरनेट में सर्च करोगे आप देखोगे 10 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, 20 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, 50 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। वैसे तो मैंने देखा 100 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, 100 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कोई एक साइट में देख रहा है, बाप रे बाप क्या क्या सब पॉइंट लिखे हैं। बट these are the major point because of which from a single to a corporate everybody is nowadays inclining to the cloud computing। अब रहा सवाल द सर्विसेस। ठीक है, रहा सवाल द सर्विसेस। वैसे तो क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग कोई भी नाम से हम इस सर्विस को बुलाए, इसका कॉन्सेप्ट जब आए थे बहुत साल पहले, हार्डली देयर वर handful number of services that used to get provided by the cloud service provider। मगर आज के जमाने में चाहे हम कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाए, you will find 200 plus services are getting offered by the cloud service provider।
literally 200 plus service which had been provided by the cloud service providers. मगर ये जो इंडिविजुअल सर्विसेज होते हैं ना, इंडिविजुअल, those individual services, they are actually falling under three main category. तीन main category है जिसके दायरे में वो 200 plus service आते हैं. Number one, infrastructure as a service. Number two, platform as a service. And number three, software as a service. Infrastructure as a service. ये ना सबसे फ्लेक्सिबल कैटेगरी है क्योंकि इसमें दे प्रोवाइड यू द मोस्ट कंट्रोल ओवर द प्रोवाइडेड हार्डवेयर जिसके ऊपर तुम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को चलाते हो. सो बेसिकली इसमें क्या है, वी आर प्रोक्यूरिंग आवर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रेंट फ्रॉम द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. मगर इस हार्डवेयर को लेके हम लोग क्या करें उसका डिसीजन मेरे को खुद को लेना है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले कि भाई आप मेरे को एक मशीन दो, वो मेरे को एक मशीन दे देगा. अब इस मशीन में कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, ये मशीन मेरे को कौन सा वाला सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कॉन्फ़िगर करना है, ये सब कुछ मेरे को ही डिसीजन लेना पड़ेगा. एंड नॉट ओनली दैट, वेस्ट डालने के बाद हम लोगों को मालूम है उसमें कुछ मेंटेनेंस जॉब भी रेगुलर बेसिस में करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैचिंग एंड अपडेट. वो मेरा ही जिम्मेदारी है. उसमें जो एप्लीकेशन हमने डाले हैं वो कौन सा एप्लीकेशन चलेगा वो मेरा ही जिम्मेदारी है. और वो एप्लीकेशन के जरिए जो डेटा बन रहे हैं वो डेटा को कैसे महफूज रखना है वो भी मेरा ही जिम्मेदारी है. तो मेरे को मिला क्या, मेरे को मिला वो मशीन जिसको हमको खरीदने का जरूरत नहीं है, मगर वो मशीन को लेके क्या करना है वो पूरा मेरा ही जिम्मेदारी है. इसलिए इसको बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस मेरे को प्रोवाइड किए गए, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स टोटली अप टू मी. The networking resource, the storage resource, the compute resource, they will be taken care by the cloud provider. But as a tenant, cloud tenant, I need to manage and maintain everything. चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो रन टाइम हो, चाहे वो वर्चुअलाइजेशन हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो एप्लीकेशन डेटा हो, सब कुछ. The next category is platform as a service. और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि दे प्रोवाइड अस एन एनवायरनमेंट, मतलब क्लाउड प्रोवाइडर हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं और डिप्लॉय करके होस्टिंग भी कर सकते हैं. मगर ये एप्लीकेशन को होस्टिंग करने के लिए जो अंडरलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब मशीन, रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह, उसका किसी भी किस्म का जिम्मेदारी मेरे को लेने का जरूरत नहीं है. दैट विल बी टेकन केयर बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. आई विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द एप्लीकेशन डेटा एंड दे आर सेफगार्डिंग. दैट्स इट. और जो लास्ट है दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. ठीक है. और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या है, इसमें वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का ही है जो कि मेरे को ओवर द इंटरनेट एक्सेस मिलते हैं, जिसको हमको अपना खुद का मशीन में इंस्टॉल करने का कोई जरूरत पड़ते ही नहीं है. ठीक है. नॉर्मली अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर का एडवांटेज लेना चाहते हैं, उसको चला के कुछ एक्टिविटी ऑन ए रेगुलर बेसिस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को एक प्रेजेंटेशन बनाना है, तो प्रेजेंटेशन कैसे बनते हैं, पावर पॉइंट से बनते हैं. एक काफी जाना पहचान वाला प्रोग्राम है पावर पॉइंट. या मेरे को अगर स्प्रेडशीट बनाना है तो मेरे को एक्सेल से स्प्रेडशीट बनाने को मिलता है. तो ये एक्सेल
या पावर पॉइंट या वर्ड, ये जो एप्लीकेशन है दे कम्स एज अ सूट, ऑफिस सूट, और मेरे को ये ऑफिस सूट खुद का मशीन में इंस्टॉल करना पड़ते हैं, तब जाके मेरे मशीन में मैं डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ, प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, स्प्रेडशीट बना सकता हूँ। मगर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में मेरे को ये ऑफिस अपना मशीन में इंस्टॉल करने का कोई जरूरत पड़ता नहीं है। अगर मेरे को एक इंटरनेट कनेक्शन दिए जाते हैं और कनेक्शन के जरिए आई कैन गेट एक्सेस टू द सर्विस ओवर द इंटरनेट, ब्राउजर में चलेगा, और ब्राउजर के जरिए आई कैन ओपन पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह वगैरह वगैरह, जिसके ऊपर बेस करके एग्जैक्टली उसी तरह मैं अपना स्प्रेडशीट बना सकता हूँ, एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट को मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है, कोई अपना प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ या कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ, मगर इसके लिए मेरे को वो सॉफ्टवेयर अपना मशीन में डिप्लॉय करने का कोई जरूरत पड़ता ही नहीं है। एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफिस 365, ठीक है, क्लासिक एग्जांपल है ऑफिस 365। देखोगे माइक्रोसॉफ्ट बोलता है यू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर ऑफिस 365, यू डू नॉट हैव टू इंस्टॉल इट, गेट एक्सेस टू द m365.microsoft.com, उसमें अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करो एंड यू विल फाइंड एवरी सिंगल ऑफिस प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल ओवर देयर। अब उसमें से उसको चुन लो जिसको आपको चलाना है, वो चलेगा, ब्राउजर पे ही चलेगा, और उसके जरिए तुम अपना खुद का हार्ड डिस्क का फाइल ओपन करके उसको मॉडिफाई करो, और फिर उसको मॉडिफाई करके अपना हार्ड डिस्क में ही उसको सेव करके। तो देखो, बिना ऑफिस इंस्टॉल करते हुए आई कैन टेक केयर ऑफ द, और आई कैन एक्चुअली यूटिलाइज द फुल ऑफिस सूट, मगर इसके लिए अपना लैपटॉप में मेरे को वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो इस किस्म का जो सर्विसेज हमको मिलता है ना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, जहां पे मेरे को सॉफ्टवेयर को अपना मशीन में इंस्टॉल करने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं सॉफ्टवेयर का फुल बेनिफिट ले सकता हूं, दे ऑल फॉल अंडर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये है द मेन कैटेगरी, ठीक है, ये है द मेन कैटेगरी। अब सवाल है कि नाउ इफ आई फील इंटरेस्टेड कि चलो आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ इंटरेस्टेड टू अवेल द क्लाउड सर्विस, सो आई हैव टेकन द डिसीजन, चलो हम क्लाउड डिप्लॉय करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन में। तो हाउ कैन आई डिप्लॉय क्लाउड? इफ आई फील cloud is an important service and I need this service to be available with my organization, मेरे लिए ये सर्विस चाहिए, then how can I deploy cloud? देखो, क्लाउड को डिप्लॉय करने का तीन तरीका है। There are three different kind of cloud deployment model available. Number one, a public cloud deployment model. Number two, a private cloud deployment model. और number three, hybrid cloud deployment. Public cloud, इसमें क्या है? इसमें all the resources that we ask from the cloud service provider, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कोई थर्ड पार्टी होता है, याद रखना, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कोई थर्ड पार्टी होते हैं, और हम उससे अप्रोच करके अपना जो सर्विस है वो मांगते हैं, एंड द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड मी द सर्विस ऑन रेंट, जो कि द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि एनीबॉडी दे कैन अप्रोच टू द क्लाउड प्रोवाइडर, मैं अप्रोच कर सकता हूं, आकाश अप्रोच कर सकते हैं, शुभम अप्रोच कर सकते हैं, उमा अप्रोच कर सकते हैं, एंड द क्लाउड प्रोवाइडर शेयर ए कॉमन रिसोर्स अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में जो रिसोर्सेस है
वही रिसोर्स हम एक साथ 4 अलग-अलग कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं। हाँ, every company they will have access to their part. That is different. But their portion is actually got built on a common portion of the hardware resource जो कि वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज और मेंटेन करते हैं। ठीक है, every single service that we are requesting for, they all are running on cloud providers hardware. यानी कि विद जीरो इन्वेस्टमेंट, मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट का कोई जरूरत है नहीं। विद जीरो इन्वेस्टमेंट आई कैन बिल्ड माई ओन IT इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। यहाँ पे सब कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमको देगा। उसका ही उल्टा है प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड में ज्यादातर the vendor itself is the cloud provider, क्योंकि इसमें जो क्लाउड एनवायरनमेंट बनते हैं ना, ये अपना खुद का डेटा सेंटर में बनते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, the services which have been provided through the private cloud, वो कोई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में शेयर नहीं होते हैं। दे आर एक्सेसिबल बाय द एम्प्लॉइज ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉइज है सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, द ओनली क्राइटेरिया इज, ये सेल्फ सर्विस है, जैसे पब्लिक क्लाउड में भी सेल्फ सर्विस है, ये भी सेल्फ सर्विस है, मगर क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू बी द एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो, देन you will get the access to the services. अगर नहीं हो, it is not open to everybody. इसमें as a organization, they are responsible for purchase and maintenance of the hardware and software service that they are providing using the concept of cloud. बेसिकली इसमें जो क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट है इंटरनल क्लाइंट। The clients are all internet client, sorry, internal client. मगर पब्लिक क्लाउड में जो क्लाइंट है, जो टेनेंट है, they can be anybody, anybody. ऐसा नहीं है कि पब्लिक क्लाउड सिर्फ TCS के लिए बन रहा है। वो जो पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोवाइड किए गए, उसमें TCS भी उसका क्लाइंट हो सकता है, विप्रो भी उसका क्लाइंट हो सकता है, उसमें कैपजेमिनी भी उसका क्लाइंट हो सकता है, कॉग्निजेंट भी उसका क्लाइंट हो सकता है, कोई भी। मगर TCS ने अगर ऐलान किया कि भाई मैं अपना एम्प्लॉइज के लिए एक क्लाउड एनवायरनमेंट बनाया हूं, तो वो क्लाउड एनवायरनमेंट TCS का अपना डेटा सेंटर में बने हैं और उसका एक्सेस सिर्फ TCS का एम्प्लॉय ही पाएगा, मैं नहीं। द एम्प्लॉय ऑफ कैपजेमिनी, द एम्प्लॉय ऑफ विप्रो, द एम्प्लॉय ऑफ कॉग्निजेंट, मेरे को उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। And TCS will be responsible for purchasing, maintaining the hardware and software service that you provide. देखो, दोनों का ही कुछ pros and cons है। जैसे पब्लिक क्लाउड में they provide me क्या बोले, कोई इन्वेस्टमेंट का कोई जरूरत पड़ता नहीं है। एज अ टेनेंट मेरे को खुद का कोई इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। ठीक है, because the investment has been done by the cloud service provider and I am simply taking the advantage by taking the resources on rent. Number 2, ये जो cloud service provider है ना, they always try to provide me everything which is latest. तो ये सब कुछ लेटेस्ट होने के नाते, जैसे इसका सुविधा भी है, उसका एक प्रॉब्लम भी है। अगर हमारे पास कोई लिगासी सॉफ्टवेयर है जो कि हम क्लाउड में चलाना चाहते हैं, वो पब्लिक क्लाउड में चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें हार्डवेयर का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर का कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसमें मेरे को
हार्डवेयर तक एक्सेस लेना है, that cannot be done on public cloud. And last, even though the public cloud service provider, they provide all sort of security compliance जो मेजर है ना, different kind of security compliance measurement जो होते हैं globally, they pass all sort of security compliance measurement. मगर कोई कस्टमाइज मेजरमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, वो पब्लिक क्लाउड से तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि पब्लिक क्लाउड में सब कुछ कॉमन फॉर एवरीबॉडी। दुनिया में अभी अगर 100 नंबर्स ऑफ सिक्योरिटी कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, तो कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओगे, उसमें 95 to 100 सर्टिफिकेशन उसके पास है। मगर बिंग टीसीएस हमारा अपना कुछ कॉम्प्लियंस सिक्योरिटी कॉम्प्लियंस रिक्वायरमेंट है, वो कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो कि पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड करते हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, बिकॉज दे आर नॉट डिजाइन देयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली फॉर टीसीएस, इट इज अ ओपन टू एवरीबॉडी। मगर वो प्राइवेट में होगा, क्योंकि प्राइवेट में, क्योंकि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर खुद अपना इंटरनल क्लाइंट के लिए उसका हार्डवेयर का मेंटेनेंस, उसका परचेस अपना हाथ में रखे है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द हार्डवेयर। तो इसमें हार्डवेयर का कंट्रोल भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास है, ठीक है, कस्टमर के पास है, रेदर आई शुड से टेनेंट के पास है, और साथ साथ टेनेंट का जो लीगेसी सॉफ्टवेयर है, वो लीगेसी सॉफ्टवेयर भी इसमें चलेगा। पब्लिक क्लाउड जैसे हमको कॉस्ट बेनिफिट देते हैं, मेरे को कोई बिना इन्वेस्टमेंट मैं अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पा सकता हूं, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट करके ही मैं अपना खुद का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता हूं। The third one, that is called hybrid cloud. पब्लिक क्लाउड जैसे सबसे कॉमन डिप्लॉयमेंट मॉडल है एंड नंबर 1 है, तो नंबर 2 में आते हैं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड इज बेसिकली a combination of a public cloud and a private cloud, या ऐसा भी बोल सकते हो कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पब्लिक क्लाउड एंड द ऑन प्रेम डेटा सेंटर। अब वो डेटा सेंटर में चाहे क्लाउड चले या ना चले, अगर मैं ऑन प्रेम डेटा सेंटर के साथ पब्लिक क्लाउड का इंटीग्रेशन करवाता हूं, तो भी उसको माना जाता है द हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। और क्यों ये सेकंड इन द लिस्ट है, क्योंकि एज ए ऑर्गेनाइजेशन हु आर इंक्लाइनिंग टू द क्लाउड, उनके पास तो अपना डेटा सेंटर ऑलरेडी है, ठीक है, मानो कि टीसीएस के पास अपना डेटा सेंटर ऑलरेडी है, एंड नाउ टीसीएस आरिंग अ प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर डेटा सेंटर। तो वो डेटा सेंटर को एक्सपैंड करने के लिए इंस्टेड ऑफ दे आर प्रोक्योरिंग न्यू सेट ऑफ हार्डवेयर, they may avail those hardwares through public cloud deployment model, and then those hardwares can be integrated with the existing network infrastructure. तो बन गया ना ये हाइब्रिड, जिसमें पब्लिक और क्लाउड प्राइवेट दोनों ही हमको एक साथ मिलते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने एक प्रोजेक्ट पे सिर्फ 3 महीने के लिए काम किया था, एसबीआई का डेटा सेंटर था, तो उसमें मुझे जस्ट 3 महीने के लिए, तो उसमें मैं एकदम न्यू था क्लाउड के लिए। वो वीएमवेयर का एक वो लोग क्या किया, वीएमवेयर को पूरा प्रिविलेज दिया कि उसका डेटा सेंटर बिल्डअप और डिजाइन के लिए पूरा सिक्योर्ड कर लेने के लिए, ठीक है। फिर तो वीएमवेयर जो है बोला जाता है वो न्यूटनिक्स वीएमवेयर ये प्राइवेट क्लाउड है, तो इसमें क्या प्राइवेट क्लाउड है, तो इसमें क्या हम लोग पब्लिक इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये सिक्योर्ड कैसे हुआ? वीएमवेयर जो उसमें काम कर रहा है वेंडर, जो वीएमवेयर वो पूरा इंस्टॉल करके दे रहा है डेटा सेंटर उसके लिए, वो ये कैसे सिक्योर्ड हो रहा है उसके? देखो, क्लाउड सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, ठीक है। बेसिकली व्हिच एरिया दे नीड द सिक्योरिटी, वो भी मेरे को देखना है।
Are they want to secure their compute infrastructure, their network infrastructure, their storage, or they want the security over the application level, or they want the security in some different way? ठीक है, but it is possible. और तुमने जब अभी बोला ना VMware, मैं वो भी वहां पे भी आ रहा हूँ, चिंता मत करो. Okay, sir. सर VMware प्राइवेट क्लाउड है. VMware एक organization है who brought the concept of virtualization in the market for the first time. Now, they are also promoting the concept of cloud and definitely using their technology. जब हम लोग क्लाउड को बनाते हैं, that's an absolutely private cloud. वो बेसिकली एक प्राइवेट क्लाउड है. ठीक है, अब उसके साथ अगर हम इंटरनेट को जोड़ के कोई भी एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर के साथ उसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं, देन दैट विल बिकम द हाइब्रिड क्लाउड. ठीक है, दैट विल बिकम एन हाइब्रिड क्लाउड. अब ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन, एप्लीकेशन, ऑथेंटिकेशन, रिसोर्स, इन सब के ऊपर आई कैन इंप्लीमेंट सिक्योरिटी. इसमें कुछ कुछ सिक्योरिटी VMware का जो सॉफ्टवेयर है, जहां से वो प्राइवेट क्लाउड बने हैं, वहां से मेरे को काम करना है. और कुछ कुछ सिक्योरिटी जिस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ हम लोग इंटीग्रेट करके या हाइब्रिड क्लाउड को बनाए हैं, उनका प्लेटफॉर्म से क्या क्या सिक्योरिटी ऑप्शन हमको मिलते हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट करके वी जनरली सिक्योर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. क्लियर? क्योंकि तुमने जब बोला ना शुभम, security, cloud security. Cloud Yes, security is yes. altogether a different subject, a topic itself. It is very much possible. मगर उसमें सिर्फ नेटवर्क नहीं है. नेटवर्क तो क्लाउड का एक हिस्सा है. ठीक है, नेटवर्क तो क्लाउड का एक हिस्सा है. But when you are telling cloud security, it is not only providing the security on the cloud, it will also, sorry, in the network, it will also provide security on compute. It will also provide security on storage. जैसे मैं डेटा को स्टोर करूंगा और ये डेटा को स्टोर करने के लिए let us choose the storage service that has been provided by the cloud service providers. ठीक है, मेरा मशीन चलेगा VMware में and the data that I am going to store, the application host होगा VMware में, मगर एप्लीकेशन जब डेटा को स्टोर करेगा, that data will get stored in cloud. ठीक है, तो देखो तुमने सिक्योरिटी के बारे में बोले ना, मैं स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर तुमको समझाता. Okay, दैट sir. मीन्स Thank you, sir. योर ऑन प्रेम डेटा सेंटर जहां पे VMware ने अपना प्राइवेट क्लाउड बना के दिए है, उसके साथ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जो कनेक्शन बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द कनेक्शन हैज टू बी सिक्योर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द कनेक्शन हैज टू बी सिक्योर. अब ये कनेक्शन कैसे बन रहे? आर यू यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ internet connection to have the connectivity between your on-prem data center and cloud service provider? Are you using VPN, or you are using some sort of private service which the cloud provider is providing? जैसे अगर हम लोग Microsoft Azure के बारे में बोले, तो Microsoft Azure, they usually provide something called Express Route. And Express Route is a kind of private connection. ये कनेक्शन प्रोवाइडर से हमको ये कनेक्शन मांगना पड़ते हैं. तो कनेक्शन प्रोवाइडर आके केबल के जरिए अपना डेटा सेंटर को जो नियरेस्ट एज लोकेशन है ऑफ एज एज्योर, इसके साथ जोड़ते हैं. डायरेक्ट कनेक्शन, इसमें कोई इंटरनेट है ही नहीं. ठीक है, इसमें कोई इंटरनेट है नहीं, ये सीधा केबल कनेक्शन है. और ये केबल कनेक्शन के जरिए वो हमको जोड़ते हैं. एंड थ्रू दैट एज वी बिकम, आवर नेटवर्क बिकम द पार्ट ऑफ द एज्योर ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. अब वो तो जोड़ दिया. अगर VPN में जोड़े तो VPN इटसेल्फ इज सिक्योर. क्यों? क्योंकि
VPN का जो टेक्नोलॉजी है, they usually allow the communication between two network in an encrypted format. तो वहां पे we will take the decision about what kind of encryption that will be used in the internet connection. मेरा ISP कौन है, वो क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके we will use that encryption algorithm. अब तो मिला कनेक्शन तो मिल गया. Now I am having a storage over there, and in that storage I need the data to be stored, but at the same time I need the data to be secured. तो मैं बोला चलो एक काम करते हैं, जिस स्टोरेज में मेरे को डेटा रखा जाएगा, लेट मी एनक्रिप्ट द डेटा बिफोर इट इज गेटिंग स्टोर्ड. Let me encrypt the data before it is getting stored into the storage. तो साथ साथ तुम पूछोगे सर, आपने जो एनक्रिप्ट किया है तो एनक्रिप्ट करने के लिए तो की चाहिए, वो की का मेंटेनेंस कौन करेगा? दो रास्ता है. तुम बोल सकते हो एक काम करो, की का मेंटेनेंस का जिम्मेदारी तुम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को ही दे दो, वो लोग ही की जनरेट करके डेटा को एनक्रिप्ट करके स्टोरेज में रखेगा. तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, वो होने से नहीं चलेगा, तो कंट्रोल तो चला जाएगा क्लाउड प्रोवाइडर के पास. मेरे को कंट्रोल चाहिए. I will use my own key for encrypting the data before it is getting encrypted, sorry, before it is getting stored in the storage provided by the cloud. कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम खुद का की जनरेट करो, खुद का की जनरेट करके उसके जरिए डेटा एनक्रिप्ट करो. अब सवाल है कि मैं जो आपका खुद का की जनरेट करके उसके जरिए डेटा एनक्रिप्ट करके स्टोरेज में रखता हूं इन द फॉर्म ऑफ अ एनक्रिप्टेड स्टोरेज. अब जब मेरे को वो स्टोरेज को एक्सेस करना है, मेरा एप्लीकेशन जाके उसमें से डेटा रीड करेगा, मगर डेटा तो है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, और मेरा एप्लीकेशन तो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा रीड नहीं करेगा, उसको तो चाहिए क्लियर टेक्स्ट डेटा. तो वो डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए तो मेरे को की चाहिए, वो की रखेगा कहाँ? अगर वो की क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर खुद मैनेज करे, उसका तो अपना लोकेशन है जहां पे वो की रख देगा, वो कॉमन की होगा. तुम्हारे लिए जो की है मेरे लिए भी वही की है, उमा के लिए भी वही की है, शुभम के लिए भी वही की है, हाँ, आकाश के लिए भी वही की है. मगर आकाश ने बोला नहीं नहीं नहीं, आपका की नहीं, मेरा की, आप डेटा मेरा की से एनक्रिप्ट करके रखो. तो क्लाउड प्रोवाइडर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं आकाश, आप अपना की दे दो, मैं उस की को इस्तेमाल करके डेटा एनक्रिप्ट करूं. तो डेटा तो एनक्रिप्ट हो चुके हैं. अब जिस एप्लीकेशन को आकाश इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जब स्टोरेज में जाके डेटा रीड करेगा, तो डेटा को तो डिक्रिप्ट होकर रीड होना है. तो ये की तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का नहीं है, तो आकाश का की है. देन आई नीड सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म कि जब भी क्लाउड प्रोवाइडर को आकाश से की लेना है, how they can get the key from Akash so that it can be easily used for the purpose of decryption. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जस्ट छोटा सा एग्जांपल. किसी ने पूछा ना कि सिक्योरिटी करो, तो लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी आते हैं, लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी आते हैं. When the data that is in rest, डेटा जब इन रेस्ट है उसको सिक्योर करो, ठीक है. डेटा जब इन ट्रांजिट, वहां पे भी डेटा को सिक्योर करो. और फिर डेटा को जब एक्सेस किए जा रहे हैं, वहां पे भी डेटा को सिक्योर करो. क्यों? सिर्फ उसी को ही डेटा का एक्सेस मिलेगा जिसके पास उसका हक है, जिसके पास हक नहीं है उसको एक्सेस नहीं मिलेगा. हर एक लेवल पे हम सिक्योरिटी डाल सकते हैं, बट the way the security will be implemented and their mechanism for implementing obviously different होगा. अगर मेरे को डेटा एट रेस्ट को सिक्योर करना है, so I need some sort of encryption mechanism, उसके जरिए डेटा को एनक्रिप्ट करके स्टोरेज में रखेंगे. मगर वही टेक्नोलॉजी तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, कि डेटा जब मूव हो रहा है
स्टोरेज से एप्लीकेशन तक जब मूव हो रहा है ओवर द नेटवर्क, उसमें तो वही तरीका इस्तेमाल करके डेटा को तो ट्रैवल नहीं करवाया जाएगा, उसका अलग तरीका होगा। अब एप्लीकेशन के जरिए कौन डेटा को एक्सेस कर पाएगा, क्या ये एप्लीकेशन उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा या नहीं, वो भी तो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। उसके लिए तरीका अलग है। एंड टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर हर एक किस्म का सॉल्यूशन तरीका, क्लाउड प्रोवाइडर एंड ऑन प्रेम, दे हैव देयर सर्विसेज। कभी कभी ये दोनों सर्विस इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। कभी कभी द सर्विस इज बीन प्रोवाइडेड ओनली फ्रॉम ऑन प्रेम एंड कभी कभी द सर्विस इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम फ्रॉम द क्लाउड। सो इट वाज अ वेरी वास्ट टॉपिक, वास्ट चैप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप now you have an idea on cloud, है ना? एक आइडिया मिल गया क्लाउड क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका डिप्लॉयमेंट करने का क्या क्या तरीका है, और सबसे बड़ा बात है कि ये जो सर्विसेज हमको मिलता है, ठीक है, ये जो सर्विसेज हमको जनरली क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग से मिलते हैं, उसको हम लोग कौन सा कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये जो 3 कैटेगरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, कौन सा कैटेगरी में हम लोग इन सर्विसों को रख सकते हैं। अब चलो सीधा आते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में। और माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में आने से माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है उसका नाम है एज्योर। तो व्हाट इज एज्योर? So Azure is a cloud computing platform that has been created by Microsoft for building, testing, deploying, and managing application and services through Microsoft Managed Data Center. Fine. It is an online portal to access and manage resources and services which have been provided by Microsoft. तो Microsoft ने 10 फरवरी 2010 में उनका जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एज्योर, उनको लॉन्च किया था। और लॉन्च करते वक्त उसका नाम था विंडोज एज्योर। हाँ, याद रखना, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर नहीं था, उसका नाम था विंडोज एज्योर। 2014 मार्च तक वो विंडोज एज्योर के नाम पे ही सर्विस को प्रोवाइड करते गए। बट आफ्टर मार्च 2014 माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्विस को पूरा रीनेम कर दिया। देखो, ये सिर्फ सर्विस का नाम चेंज नहीं हुआ, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है जहां से वो सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे हैव मेड अ मैसिव चेंज इनटू देयर डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म। और तभी से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का नाम चेंज करके विंडोज एज्योर से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर रखे हैं। तो आज ये जो 2026 है, 2026 साल, जब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इसका शुरुआत हुआ था 2014 में। हालांकि क्लाउड कंप्यूटिंग का शुरुआत हुआ था 2010 पे इन द नेम ऑफ विंडोज एज्योर, बाद में जो 2014 में रीनेम होके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के नाम पे आए। तो तुम बोलोगे सर इसमें मेजर चेंज क्या हुआ था? इसमें मेजर चेंज हुआ था इसका जो इंटरनल डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म है। इस सर्विस को इस्तेमाल करके टेनेंट का रिक्वेस्ट आने पर टेनेंट को अपना हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से रिसोर्स को लेते हुए उसका टेनेंट वाला वर्जन ऑफ सर्विस बना के देना, इसका जो इंटरनल प्रक्रिया था, इसमें ही एक मेजर चेंज लाए गए। Microsoft Azure uses something called ARM, Azure Resource Manager. And Azure Resource Manager basically is the deployment mechanism. ठीक है, ये basically the deployment mechanism
जो कि एज्योर अभी अडॉप्ट किए हैं और 2014 से इसी का ही प्रयोग करके रिसोर्सों को बनाए जाते हैं। उससे पहले जो डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म था उसका नाम था एएसएम। अभी फुल फॉर्म पूछना मत, भूल गया मैंने। ठीक है, हम लोग उसको क्लासिक डिप्लॉयमेंट मॉडल के नाम से जानते हैं, क्लासिक डिप्लॉयमेंट मॉडल, मगर उसका कुछ टेक्निकल नाम था। ये जैसे एआरएम वो था एएसएम या ऐसा कुछ नाम था। अब फुल फॉर्म पूछना मत, सचमुच बोलता हूं मैं भूल गया। ठीक है, वो जो पुराना वाला क्लासिक डिप्लॉयमेंट मॉडल के नाम से जो बोला जाता है उसका डिप्लॉयमेंट करने का तरीका कुछ अलग था, इंटरनल प्रोसीजर टू डिप्लॉय। और बाद में जब एआरएम आए हैं, अभी भी चलता है एआरएम, तो एआरएम हैज ब्रॉट अ डिफरेंट वे इंटरनली फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। अब एज्योर कैसे काम करते हैं? अभी अभी हमने एक टेक्नोलॉजी का जिक्र किया जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन, जिसमें मैंने बोला पायोनियर है VMware। ठीक है, VMware इज द पायोनियर ऑफ अ technology called virtualization. Now, virtualization एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि हमें अपना जो फिजिकल हार्डवेयर होता है ना, मशीन का जो फिजिकल हार्डवेयर होता है, उस फिजिकल हार्डवेयर का एक वर्चुअलाइज इंस्टॉल बना के उसको इस्तेमाल करने का प्रोविजन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक फिजिकल सर्वर है, अब एक फिजिकल सर्वर किससे बनते हैं? उसमें प्रोसेसर चाहिए, है ना, उसमें मेमोरी चाहिए, उसमें नेटवर्क स्टैक चाहिए, उसमें स्टोरेज चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। ये सब लेके अपना फिजिकल सर्वर बनते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या करेगा? वो वो जो सर्वर है, सॉरी, वो जो प्रोसेसर है उसका एक वर्चुअलाइज इंस्टेंस बनाएगा, वो जो मेमोरी है उसका एक वर्चुअलाइज इंस्टॉल बनाएगा, ये जो आईओस है, ठीक है, आईओस है, उन आईओ का एक वर्चुअलाइज इंस्टेंस बनेगा। ये जो नेटवर्क स्टैक है, नेटवर्क स्टैक का एक वर्चुअलाइज इंस्टॉल बनेगा। ये जो स्टोरेज है, हार्ड डिस्क वगैरह, उसका एक वर्चुअलाइज इंस्टॉल बनेगा। और सारे वर्चुअलाइज इंस्टेंस को इकट्ठित करके जब मिला दिया जाएगा तो क्या मिलेगा? अगर मैं एक मदरबोर्ड में मेमोरी लगाए, प्रोसेसर लगाए, नेटवर्क लगाए, हार्ड डिस्क लगाए, एसएमपीएस लगाए, सब कुछ लगाए, तो क्या बनता है? एक मशीन बनता है। तो उसी तरह जब हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट का एक एक वर्चुअलाइज इंस्टेंस है और उन सभी को मिलाए दिए जाता है तो क्या बनेगा? वर्चुअल मशीन बनेगा। फाइन, सो दैट इज व्हाट वी एक्चुअली रेफर टू एज द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। अब जिस सॉफ्टवेयर हमको ये वर्चुअलाइज इंस्टॉल बनाने को और उनको इंटीग्रेट करके अपना रिसोर्स देते हैं, उसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं हाइपरवाइजर। So a hypervisor is a virtualization software that is used to divide and allocate the virtualized resource on various pieces of physical hardware. तो ये जो फंडामेंटल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन है, ठीक है, हमारे पास एक फिजिकल सर्वर है और वो फिजिकल सर्वर का हार्डवेयर रिसोर्स को वर्चुअलाइज करके हम उसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन चला देता है, जहां पे हर एक इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन दे विल प्रोवाइड मी द सेम फंक्शन ऑफ दैट फिजिकल सर्वर। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये जो सर्वर चल रहे हैं इसको हम लोग वर्चुअल सर्वर बोलते हैं, इसमें हार्डवेयर रिसोर्स फिजिकल नहीं है, वर्चुअल है। और ऐसा ही मल्टीपल वर्चुअल सर्वर हम एक फिजिकल सर्वर के ऊपर चला सकते हैं। तो एज्योर ने इसी टेक्नोलॉजी को ही अपनाए हैं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को, और इसको रिपीट किए हैं इन ए मैसिव स्केल इन देयर डेटा सेंटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। एज्योर का ना
दो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अभी हम लोग फोकस करेंगे ऑन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां से एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने हमें अपना ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। और उसका शुरुआत होता है जहां से, वो है द डेटा सेंटर। ठीक है, वो है द डेटा सेंटर, एज्योर डेटा सेंटर। ठीक है, वो है द डेटा सेंटर, दैट इज द फिजिकल फैसिलिटीज विथ रिसोर्सेस, जहां पे रिसोर्सों को अरेंज किए जाते हैं इन रैक्स। ठीक है, द डेटा सेंटर host group of network server, where each data center they used to have their own dedicated power, their dedicated cooling and network infrastructure. और सच बोले तो Microsoft Azure is currently operational from 400 plus data center. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये Microsoft Azure खुद बोल रहे हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं azure.microsoft.com, ये Azure का ऑफिशियल azure.microsoft.com। ठीक है, ये Azure का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें स्क्रॉल करके मैं एकदम लास्ट में अगर चला जाऊं, इसमें देखो एक लिंक है, एक्सप्लोर एज्योर, व्हाट इज एज्योर, गेट स्टार्टेड विद एज्योर। फिर यहाँ पे एक लिंक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो लिखा है ना काफी छोटा है, मेरे को भी दिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग जब देखते हो आपका स्क्रीन भी तो छोटा है ना। अच्छा, बाय द वे मैं आप लोगों को एक हिंट्स देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को एक हिंट्स देता हूँ, कैसे आप मेरा स्क्रीन जब देखोगे उसका बड़ा करके देख सकते हो। आप लोगों को ज्यादातर देखो स्क्रीन कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ज्यादातर स्क्रीन कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो, आप लोगों का स्क्रीन दिखने में ऐसा है। आधा स्क्रीन तो आइकॉन से भरती हुए है, जिसमें, ठीक है, आपका नहीं दिखेगा, मगर बाकी जितने सारे हैं सबका नाम का स्क्रीन दिखेगा। जैसे मेरे को यहाँ पे शुभम का दिख रहा है, उमा का दिख रहा है, आकाश का दिख रहा है ना। तो ये स्क्रीन जितना बढ़ेगा इसमें एंट्री, उतना ही आपका स्क्रीन को खा लेगा, उतना ही आपका स्क्रीन को खा लेगा। तो यहां से छुटकारा मिलने के लिए देखो, ये जो 3 डॉटेड लाइन है इसमें क्लिक करो, इसमें जाके बोलो एडजस्ट व्यू, और एडजस्ट व्यू में जाके आप बोलो स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट बोलने पर देखो वो जो आइकॉन्स है ना वो गायब हो गए, वो आइकॉन्स गायब, स्क्रीन काफी बड़ा हो गया। और इसमें सिर्फ आपका नाम वाला आइकॉन ही दिखेगा, आपका नाम वाला आइकॉन ही दिखेगा, बाकियों को आइकॉन नहीं दिखेगा। और उसके ऊपर भी जाके अगर आप ये 3 डॉट वाला लाइन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे इसमें मिनिमाइज करने का ऑप्शन है। एंड इफ यू आर ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग पैरेलली, कि मेरे को स्क्रीन देख के साइड में प्रैक्टिस करना है, अगर ऐसा नहीं है तो आप वहीं पे जाओ और जाके इसको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करो, तो आपको मेरा वाला स्क्रीन मच बेटर दिखेगा। ठीक है, अच्छा चलो, जो हम दिखाने वाले थे वो था ये वाला ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लिक करोगे, इट इज गोइंग टू ओपन अ न्यू पेज, और देखो क्या बता रहा है, 70 plus Azure region and 400 plus data centers। बोला ना, मैं नहीं बोल रहा, ये Azure ही दावा कर रहा है कि फिलहाल इंटरनेशनली उसके पास 400 प्लस डेटा सेंटर है, जो कि दुनिया के अलग अलग कंट्रियों में फैले हुए हैं। मगर सच बोले तो we do not have any direct access to the data centers। हमको किसी भी डेटा सेंटर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो डेटा सेंटर है
दे आर अरेंज्ड वाया एज्योर रीजियन। ठीक है, दे आर अरेंज्ड वाया एज्योर रीजियन। तो एज्योर रीजियन क्या है? व्हाट इज एज्योर रीजियन? एक बढ़िया सा पिक्चर खोलेगा, देखो, एक मैप है जो घूमते रहता है। ये मेरे ख्याल से इंडिया नहीं है। इंडिया कहाँ है भाई? ये है इंडिया। हाँ, ये है इंडिया। ठीक है, तो ये जो रीजियन है ना, द रीजियंस आर नथिंग बट ए सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, पर्टिकुलर सिटी इन द वर्ल्ड जहां पे एक या एक से अधिक डेटा सेंटर अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी एक कंट्री में, कोई भी एक सिटी में जब एक या एक से अधिक डेटा सेंटर होते हैं जिसको एक्सेस जिसका एक्सेस एज्योर मेरे को प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एज्योर रीजियन। तो उसी तरह देयर आर 70 प्लस रीजियंस अवेलेबल। 70 प्लस रीजियंस अवेलेबल। ये 400 प्लस डेटा सेंटर, वो 70 प्लस रीजियन के जरिए हमको एक्सेस दिए जा रहे हैं। यानी कि जब भी हम एज्योर से कोई सर्विस लेना चाहते हैं, मेरे को डिफाइन करना पड़ते हैं कि ये सर्विस मैं कौन सा शहर से लूंगा, कौन सा रीजियन से लूंगा। बेसिकली दिस इज द लोकेशन ऑफ माय सर्विस। कोई भी सर्विस मैं क्लाउड से लूं, कोई भी सर्विस, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना ये सर्विस मेरे को कौन सा लोकेशन में चाहिए। सो एज्योर रीजियन इज बेसिकली द लोकेशन ऑफ माय सर्विस। ठीक है, तो एज्योर प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसा सर्विसेज है जो कि कुछ स्पेसिफिक रीजियन में ही मिलते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रीजियन में ही मिलता है। दे आर नॉट अवेलेबल इन ऑल 70 प्लस रीजियंस। मगर कुछ कुछ सर्विस ऐसा है जो कि कोई भी लोकेशन से हमको मिल सकते हैं, कोई भी लोकेशन से हमको मिल सकते हैं। फाइन, वी आर बेसिकली कंसिडर देम एज अ ग्लोबल सर्विस। सॉरी, दे आर नॉट ग्लोबल सर्विस, मगर सर्विस ऐसा है कि कोई भी रीजियन में जाओ वो सर्विस हमको मिल सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसा सर्विस है जब हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, उसमें कोई रीजियन का नाम नहीं कहीं दिखाते हैं। ठीक है, उसमें कोई रीजियन का नाम नहीं दिखता है, बदले में मेरे को दिखता है ग्लोबल। ठीक है, मतलब वो सर्विस किसी एक पर्टिकुलर शहर का, किसी एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में अकेले अवेलेबल नहीं है। दैट सर्विस is available in all 400 plus data center, common for every data center. वैसे ये जो 70 प्लस रीजियंस है, दे आर पब्लिकली एक्सेसिबल, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस हमको प्रोवाइड करते हैं, दैट फॉल्स अंडर पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होने के नाते ये जो रीजियंस, द लोकेशंस, जो शहर जहां से मेरे को इन सारे सर्विस का उपलब्ध करवाए जाते हैं, वो तो कोई भी यूजर एक्सेस ले सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि मैं इंडिया में हूं, इसलिए इंडिया में जो जो डेटा सेंटर है मेरे को वहां से ही सर्विस लेना है। मैं जापान से भी सर्विस ले सकता हूं, मैं सिंगापुर से भी ले सकता हूं, मैं यूरोप से भी ले सकता हूं। फाइन, मैं यूएस से भी ले सकता हूं, कहीं से भी ले सकता हूं। मगर कुछ स्पेशल लोकेशन होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल लोकेशन होते हैं
वैसे तो दे आर पार्ट ऑफ द एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमको दिखता भी है, मगर उन रीजियनों से हमको कोई सर्विस डायरेक्टली नहीं मिल सकता है, क्योंकि दोज लोकेशंस या रीजियंस आर फॉर स्पेशल यूज, जैसे स्पेशल गवर्नमेंट रीजियन, यूएस डीओडी सेंट्रल, यूएस ऑफ वर्जीनिया, ऐसा करके इसका नाम होता है। वैसे तो दिखेगा, जब मैं लिस्ट देखूंगा, द लिस्ट ऑफ रीजियंस, उसमें ये सारे नाम दिखेगा, मगर जब भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इट विल आस्क मी, आर यू अ गवर्नमेंट और एम्प्लॉई, इफ दैट व्हाट इज योर सोशल सिक्योरिटी नंबर, वगैरह 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 वगैरह, बहुत कुछ, जो कि गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, यूएस गवर्नमेंट, वो भी ठीक है, यूएस गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है उसके साथ मैच होना है। अगर होगा तभी जाके मेरे को एक्सेस मिल सकता है, प्रोवाइडेड यूएस गवर्नमेंट मेरे को एलिजिबल समझे कि आई मस्ट बी ग्रांटेड एक्सेस टू द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दैट गवर्नमेंट रीजन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से ही जो मेरे को एक्सेस मिलेगा वैसा नहीं है। Only the screened percent of the US government, they have been granted access to those regions. मगर ये जो दो रीजियंस है ना, इसमें डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, डेटा सेंटर का डिप्लॉयमेंट माइक्रोसॉफ्ट किए है, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट किए है, एंड दे हैव देयर ओन मेंटेनेंस टीम, they are physically maintaining the hardware component of the database data center, मगर उसका एक्सेस ओनली द स्क्रीन पीपल फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट उसको ही मिलते हैं। उसी तरह और दो रीजियन है, वो चाइना पे है, चाइना ईस्ट एंड चाइना नॉर्थ, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के लिए ही है, मगर इसमें प्राइमरी डिफरेंस ऐसा है कि इसमें जो डेटा सेंटर, वो डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, वो डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का खुद नहीं है, वो डेटा सेंटर का मालिक है 21 वायानेट। 21 वायानेट इज अ चाइनीज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस कंपनी, ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस वो लोग करते हैं, जैसे इंडिया में है एनआईसी, उसी तरह चाइनीज गवर्नमेंट का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका डिप्लॉयमेंट और उसका मैनेजमेंट करते हैं 21 वायानेट, और वो जो डेटा सेंटर है उसका ओनर भी 21 वायानेट है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 21 वायानेट का ही है, मगर their data center has been associated with Azure Global Infrastructure। Azure का जो ग्लोबल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के साथ 21 वायानेट का टाई अप हुआ है। वो जो स्पेसिफिक डेटा सेंटर है, नॉट एवरी डेटा सेंटर विच हैज बीन मैनेज्ड एंड मेंटेन बाय 21 वायानेट, मगर वो दो स्पेसिफिक डेटा सेंटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गए, मगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई इंजीनियर वहां पे मेंटेनेंस जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसका फिजिकल मेंटेनेंस भी 21 वायानेट करते हैं, और उसका जो इंजीनियर्स है, टेक्निकल गाइस है, वो भी 21 वायानेट का ही पे पैकेज में है। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ उन डेटा सेंटर को अपना जो ग्लोबल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक हिस्सा बना दे, ताकि चाइनीज गवर्नमेंट दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द global public public cloud deployment benefit which has been provided by Microsoft। तो इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का 3 रीजियन है, ठीक है, 3 रीजियन है जो कि रनिंग है, हाँ, जो कि रनिंग है। सेंट्रल इंडिया जो कि फिजिकली पुणे में अवेलेबल है,
साउथ इंडिया जो कि चेन्नई में है, और वेस्ट इंडिया जो कि मुंबई में है। हालांकि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक रिसेंट डॉक्यूमेंट में पढ़ रहे थे, they are having a plan to decommission the data center in Mumbai. I think by end of this year, 2026, the Mumbai data center is going to get decommissioned. बदले में मेरे को एक नया डेटा सेंटर मिलने वाले हैं, that is in हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में मेरे को एक नया डेटा सेंटर मिलने वाले हैं, जिसका नाम है होगा साउथ सेंट्रल, जिसका नाम होगा साउथ सेंट्रल। ये वेस्ट इंडिया अभी मैप से हट गए। अगर हम इस मैप को देखें ना, तुम एजियोर का जो पोर्टल है वहां से देखोगे, वहां पे तो दिखेगा, मगर मैप से दिखोगे तो मैप से हट गए। ये देखो, साउथ इंडिया दिख रहा है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया दिख रहा है, ठीक है, मगर मुंबई पे जो है वो मैप से हट गए। ये है इंडिया, ठीक है, और मगर यहाँ पे देखो इंडिया साउथ सेंट्रल दिख रहा है। इंडिया साउथ सेंट्रल जो कि आने वाले हैं, ये बेसिकली आने वाले हैं। कब आएगा इसमें दिख सकता है, कब आएगा, कमिंग सून, ये आर ओपन कमिंग सून। ट्वेंटी ट्वेंटी से इसमें काम शुरू हुआ है, और व्हाट दे आर हैविंग अ प्लान टू लॉन्च इट एट द एंड ऑफ 2026। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2026 ये एक्चुअली लॉन्च होने वाले हैं। इसलिए देखो ऑफिशियल जो माइक्रोसॉफ्ट का जो रिलीज है उसमें से दे हैव रिमूव्ड मुंबई, मगर है ऐसा नहीं कि मुंबई हट गए। तुम एज्योर का जो मैनेजमेंट पोर्टल है वहां से देखोगे, वहां से मुंबई अभी भी दिखेगा, मगर उसका जो ग्लोबल कैलेंडर है, ग्लोबल कैलेंडर में फिलहाल तो तुम्हें दो ही रीजियन दिखेगा, और एक आने वाले रीजियन का नाम दिखेगा। ठीक है, एक आने वाले रीजियन का नाम दिखेगा, सर वो है मेरा साउथ से। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बोलो। सर अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इतना डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर मुंबई हैदराबाद में खुल रहा है, पर कोलकाता में एक भी आईटी एमएनसी हब नहीं खुला है, डेटा सेंटर भी नहीं खुल रहा है लास्ट भाई 5 इसका ईयर। आंसर अगर हम देंगे ना, दैट विल बी टू पॉलिटिकल, हाँ इसलिए करेक्ट। बेहतर है कि मैं इसका आंसर ना दूं। नहीं नहीं, सही है सर, पर ये ट्रू है सर, हाँ ये फैक्ट है। ये फैक्ट ठीक है, है, जो एकदम सर। फैक्ट है हम लोग को मानना पड़ेगा, एज अ बंगाल वी हैव टू एडमिट इट, ये फैक्ट है, एडमिट, ये एग्जैक्टली फैक्ट है। सर। जो कुछ खुल रहा है, कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी जो कुछ खुल रहा है, कलकत्ता में नहीं है। कलकत्ता में इसका जो आईटी हब है वो उतना फ्लरिश नहीं किए है जितना हैदराबाद में है, जितना बेंगलोर में है, जितना पुणे में है, नागपुर में है, मगर हो सकता था, हो सकता था। अब क्यों नहीं हाँ हुआ, सर। उसका आंसर टू पॉलिटिकल है। बेहतर है कि हम लोग इस आर्गुमेंट से थोड़ा बाहर ही रहे क्लास में। ओके सर। ठीक है, नाउ मोस्ट प्रॉब्ली यू हैव नोटिस, हाँ वो पिक्चर कहाँ गए, ये देखो, अनाउंस रीजियन विथ अवेलेबिलिटी जोन, अनाउंस रीजियंस विथ अवेलेबिलिटी जोन। अगर मैं सेंट्रल इंडिया में क्लिक करूं, रीजियंस विथ अवेलेबिलिटी जोन, मगर चेन्नई में क्लिक करूं, सिर्फ रीजियन लिखा है, कोई अवेलेबिलिटी जोन लिखा नहीं है। देखा, year open 2015, availability zone, nearest region with zone available is central India। सेंट्रल इंडिया में क्लिक करेंगे, सॉरी ये नहीं है, ये है, सेंट्रल इंडिया में क्लिक करेंगे तो दिखाते हैं रीजियंस विथ अवेलेबिलिटी जोन। इवन ये जो नया रीजियन खोलने वाले हैं, ठीक है, इसमें भी लिखा है अनाउंस रीजियन विथ अवेलेबिलिटी जोन। तो ये अवेलेबिलिटी जोन आखिर है क्या? व्हाट इज दिस अवेलेबिलिटी जोन? देखो डेफिनेशन के तौर पे, व्हेन आई वाज गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ एज्योर रीजियन, मैंने क्या बोला? ये एक जियोग्राफिकल एरिया ऑन द प्लैनेट, बेसिकली अ सिटी, one but usually more data centers are connected with a very low latency network
और इसका लेटेंसी है लेस देन 2 मिलीसेकंड। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा रीजन है जहां पे वी आर हैविंग मल्टीपल सेट ऑफ डेटा सेंटर, नॉर्मली ये जो डेटा सेंटर डिप्लॉय होता है ना, दे कम्स एज अ सेट, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक डेटा सेंटर उसका एक डीआर डेटा सेंटर एक बच जाएगा तो दूसरा है। मगर कभी कभी ये जो सेट है ना, एक शहर में अलग अलग जगह पे अलग अलग ऐसा सेट बनाए जाते हैं। ये जो हर एक इंडिविजुअल सेट ऑफ डेटा सेंटर्स विद इन ए सिंगल सिटी, उसको माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। ये बेसिकली एक रीजनल फीचर है, ठीक है। ये बेसिकली एक रीजनल फीचर है, मतलब एक ऐसा रीजियन जहां पे दे हैव मल्टीपल सेट ऑफ डेटा सेंटर्स, मल्टीपल सेट ऑफ डेटा सेंटर, ठीक है। तो इसको डिजाइन किए गए टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेटा सेंटर फेलियर। अगर किसी कारण कोई एक पर्टिकुलर रीजियन का कोई डेटा सेंटर फेल हो गया तो क्या होगा, वो पूरा रीजियन ही तो मैप से गायब हो जाएगा, है ना। वो पूरा रीजियन ही तो मैप से गायब हो जाएगा। तो अगर मेरा एप्लीकेशन मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है एंड आई कैन नॉट विथस्टैंड द डेटा सेंटर फेलियर, उस टाइप का जो सर्विसेज होता है उसको नजर रखते हुए एज्योर ने ये प्रोविजन हमको दिए हैं। वो बोला कि भाई मैं एक ही रीजियन पे मल्टीपल डेटा सेंटर दे रहा हूं, आप लोड को ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट करो कि अलग अलग डेटा सेंटरों में आपका लोड रहेगा, एक डेटा सेंटर पे अकेले नहीं, अलग अलग डेटा सेंटरों पे एक ही रीजियन में आपका लोड रहेगा। तो आपका तो रीजियन वही रहा मगर डेटा सेंटर अलग हो गए। तो अगर किसी भी कारण एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर बंद हो गए तो उसमें आपका जो लोड चल रहे हैं वो गायब हो जाएगा, कस्टमर को वो लोड नहीं मिलेगा, मगर उसका ही तो अल्टरनेट लोड बाकी दो रीजियन में है ना, और हम लोग उसको रिडायरेक्ट करके वो रीजियन में डाल देंगे, उस डेटा जोन में डाल देंगे। यानी कि कस्टमर विल गेट कंटिन्यूअस सर्विस। Generally, availability zone ensure 99.99% of the availability, ठीक है। कोई भी सर्विस का 99.99% ऑफ अवेलेबिलिटी, क्यों? क्योंकि एक सेंटर बैठ गए तो यू हैव अनदर डेटा सेंटर जहां से तुरंत आपका सर्विस रिडायरेक्ट होकर चला जाएगा एंड विल गेट द एक्सेस टू द सर्विस फ्रॉम द ऑल्टरनेट डेटा सेंटर, और वो भी ऑटोमेटिकली, हमको अलग से या मैनुअली कुछ करने का जरूरत है नहीं। तो जनरली अभी तक जिस जिस लोकेशन पे अवेलेबिलिटी जोन का सपोर्ट है वहां पे 3-3 करके हमको अवेलेबिलिटी जोन मिलता है, ठीक है। 3-3 करके हमको अवेलेबिलिटी जोन मिलते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में जब हम लोग रिसोर्स को चुनते हैं, आई हैव बीन गिवन द ऑप्शन, क्या मैं इसको एज्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर छोड़ दूं, वो कोई भी एक रैंडमली रीजियन चुन के, सॉरी जोन चुन के अपना रिसोर्स को बना ले उस डेटा सेंटर में, या आई नीड टू सेट द डेटा सेंटर मैनुअली, ठीक है। अगर मैं मैनुअली डेटा सेंटर को सिलेक्ट करता हूं उसमें सुविधा क्या है, देन आई ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू सिलेक्ट द सेम रिसोर्स इन द अदर डेटा सेंटर्स। तो कोई रैंडम नहीं होगा, प्लान्ड होगा कि पहला वाला रिसोर्स अगर मैंने पहला वाला डेटा सेंटर में रखा तो उसका ही जो डुप्लीकेट बन रहा है वो मेरा सेकेंड डेटा सेंटर में रहेगा और थर्ड डेटा सेंटर में रहेगा, ठीक है।
तो ऐसा करके जब सर्विसों को बनाए जाते हैं, manually we are choosing the data center and selecting the specific data center जहां पर उसको डिप्लॉय किए जाएंगे, उसको बोलता है जोनल सर्विस। ठीक है, उसी को बोलते हैं जोनल सर्विस। और एक है जोन रिडंडेंट, उसमें जोन सिलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली तीनों ही जोन में फैल जाते हैं, जैसे सिक्वल सर्विस, स्टोरेज सर्विस, ऐसा कुछ सर्विस है जो कि ऑटोमेटिकली मल्टीपल जोन में फैल जाते हैं। वो चॉइस हमारे पास नहीं है कि मेरे को मशीन बनाना है, पहला वाला मशीन 1 नंबर जोन पे बनो, सेकंड वाला मशीन 2 नंबर पे बनो, थर्ड वाला मशीन 3 नंबर पे बनो। अगर मेरे को 3 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो हम 1 2 लेके छोड़ देंगे, थर्ड वाला में कुछ बनेगा नहीं। मगर जोन रिडंडेंट सर्विसेज कैटेगरी में जो आते हैं, ठीक है, उसमें मेरे को जोन सिलेक्शन करने का प्रोविजन नहीं मिलता है। जब हम सर्विस को लेते हैं, वो सर्विस इंस्टेंस एक ही साथ तीनों ही डेटा सेंटर में बन जाते हैं। और ये जो तीनों ही डेटा सेंटर में जो सर्विस बन गए, ये लोग आपस में कनेक्टेड भी है, एंड दे गेट्स अपडेट ऑन ए रेगुलर बेसिस। मेरे को जब एक्सेस दिए जाते हैं, वो रैंडमली चूज करके दिए जाता है कौन सा वाला डेटा सेंटर का रिसोर्स को मेरे को एक्सेस दिया जाएगा। और जब हमने अपडेट किया, तो अपडेट तो पहले उस डेटा सेंटर में जाएगा, मगर उस डेटा सेंटर से ऑटोमेटिकली बाकी 2 डेटा सेंटर में उसी इंस्टेंस का जो कॉपी रखे गए, उसमें तुरंत डेटा चला जाएगा, तुरंत। कोई वेट भी नहीं करेगा, हमने एंटर दबाए, डेटा राइट हुआ, और तुरंत इससे बाकी 2 जगह पे डेटा पुश किए दिए जाएंगे, ताकि उसमें भी इसका तुरंत राइट हो जाए। सो दे आर कॉल्ड जोन रिडंडेंट सर्विस। ठीक है, अच्छा, और एक चीज है, इसको बोल के आज वाला क्लास मैं खत्म करूंगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज्योर रीजियन पेयर। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एज्योर का। ठीक है, ये बेसिकली एज्योर का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। हर एक रीजियन, दे आर पेयर्ड विथ अनदर रीजियन इन द सेम जियोग्राफी, यानी कि एक ही कंट्री में और एक रीजन के साथ पेयरिंग करके एक रीजियन पेयर बनाते। ठीक है, मगर ये जो पेयर कौन किसके साथ होगा, ये स्टैटिक है, इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। जैसे सेंट्रल इंडिया इज पेयर्ड विथ साउथ इंडिया, एंड एट द सेम टाइम साउथ इंडिया इज ऑल्सो पेयर्ड विथ सेंट्रल इंडिया। ये जो पेयरिंग बने हैं ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि चलो साउथ इंडिया का पेयर वेस्ट इंडिया में बनेगा, वेस्ट इंडिया का पेयर बनेगा सेंट्रल इंडिया में। ये मेरे हाथ में नहीं है, इट इज प्री डिफाइंड। ठीक है, तो जनरली ये जो रीजियंस होता है, उसमें कम से कम 300 माइल का एक डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम। उससे ज्यादा होगा तो और भी बेहतर है, मगर मिनिमम 300 माइल्स का एक डिस्टेंस होना जरूरी है। जब भी हम लोग किसी रिसोर्स को बनाते हैं, ठीक है, हम लोग किसी रिसोर्स को बनाते हैं, हम लोग तो उसको बनाते हैं हमने जो रीजियन चुने हैं उसमें। मगर एज्योर प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, थोड़ी बात, वही रिसोर्स का एक डुप्लीकेट इंस्टेंस, उसका जो सेकेंडरी रीजियन है, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है, उसमें बना देते हैं। एंड द सेकेंडरी रीजियन बेसिकली फंक्शन एज ए DR रीजियन। ये इसका इनबिल्ट रिडंडेंसी है, डिजास्टर रिकवरी रीजियन के हिसाब से काम करते हैं, ताकि अगर किसी कारण प्राइमरी रीजियन अचानक आउट ऑफ एक्सेस हो गए, and later on Microsoft has restored the primary region, तो रेस्टोर करने के बाद उसका डेटा भी तो रेस्टोर होना है ना, तो वो डेटा कहां से रेस्टोर होगा, देन डेटा इज बिन पूल्ड
फ्रॉम द सेकेंडरी लोकेशन, वहां से प्राइमरी सेंटर में डेटा को पुल करके दिए जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ रीजियन पेयर। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का, मगर इसमें पेयरिंग किसके साथ किसका होगा दैट इज प्री प्लान्ड, उसका कोई कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। तो ये था लगभग द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। In our next class, maybe we'll spend another 10-15 minutes for understanding about the services that we normally get from Azure platform. And then we are going to start with the understanding about the network fundamentals. और जैसे आज हमने शुरू किए थे ये सवाल पूछ के कि भाई क्लाउड क्या है, उस तरह उस दिन भी हम लोग शुरू करेंगे with a query called what is a network, what are the components that makes a network. ठीक है, then what do we mean by networking, ये कम्युनिकेशन मॉडल किसको बोलते हैं, प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं, प्रोटोकॉल स्टैक क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल स्टैक इन द इंडस्ट्री जो कि इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये टीसीपी/आईपी कम्युनिकेशन मॉडल बोल के जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसका अप्रोच क्या है। Obviously, not in depth that are being discussed in the CCNA class, but as a network admin, जितना हमको जानना है क्लाउड में काम करने के लिए हम लोग उतना पूरा ही कवर करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू कवर अप द concept of IPv4 as well as IPv6 IP address and their basic concept of subnetting. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सबमिटिंग उसको तो हम पूरा ही कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट द फर्स्ट मॉड्यूल, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल विद द फर्स्ट टॉपिक क्रिएटिंग ए वर्चुअल नेटवर्क इन एज़्योर प्लेटफॉर्म। ठीक है, Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. क्लियर उमा? उमा शायद सो गए, Yes, sir. Yes, sir. नींद आने से नहीं होगा उमा, No, उसमें sir. से नहीं। इमीडिएटली आंसर चाहिए। अगर इमीडिएटली आंसर नहीं मिला तो मैं मानूंगा कि तुम सो गए। मैं तुम्हारा नाम लेके बता रहा हूं, बट द मैसेज इज फॉर द अदर्स ऑल्सो। यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। कभी भी पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, यू हैव टू आंसर इट इमीडिएटली। Sure, sir. ठीक है, तो आज वाला रिकॉर्डिंग रात को मिलेगा, अभी नहीं, या कल सुबह भी मिल सकता है। जैसे हम लोगों ने अपना गूगल क्लासरूम बनाए हैं, उस गूगल क्लासरूम में जो डॉक्यूमेंट से हमने पढ़ पढ़ के सुना है वो डॉक्यूमेंट, और साथ साथ जो वीडियो अभी हमने लिए है लाइव वीडियो ऑफ द क्लास, उसको हम अपलोड कर देंगे। जस्ट हैव ए लुक इन योर ईमेल, जब भी वीडियो अपलोड होगा वहां पे एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, और बस उसके ऊपर बेस करके classroom.google.com में लॉग इन कर लेना। एंड classroom.google में लॉग इन करने पर यू विल फाइंड द वीडियो सेक्शन, विल फाइंड द डॉक्यूमेंट सेक्शन, डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट सेक्शन में मिलेगा, वीडियो को वीडियो सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, Okay, sir. चलो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।